रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज प्रोग्राम बदलता दौर में बेहद खास मेहमान, और आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो हम सबके जहन के बहुत करीब। आज हम बात करेंगे डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की। आज हम बात करेंगे एक्सेसिबल मैथमेटिक इक्वेशंस की, और हम डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की बात करें। हमारे साथ बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हैं। आकाशदीप बंसल साहब हैं हमारे साथ, जो PhD परस्यू कर रहे हैं, लास्ट स्टेज पर है, और इनकी जो PhD का टॉपिक था वो एक्सेसिबल मैथमेटिक इक्वेशन था। साथ ही साथ इनकी कंपनी है सेरेलेक्स, जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी पे काम करती है। अभी आकाशदीप बंसल साहब, जो इनके फाउंडर हैं, CEO हैं, हमारे साथ होंगे। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन में जो फीचर फिल्म की एक्सेसिबिलिटी को मॉनिटर करने वाली कमेटी में पार्ट बनाया गया है। हाल ही में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया था बहुत बड़े लेवल पे, RB इनोवेशन हब, तो बॉडी है RBI बैंक की और HDFC बैंक ने मिलके, वहां पर भी ये विनर रहे हैं। उसके बारे में भी जानेंगे, और इनकी कंपनी क्या काम करती है और कैसे इनकी जर्नी रही, इन सब पर हम बात करेंगे। तो आकाशदीप बंसल साहब है हमारे साथ, IIT दिल्ली से ये PhD परस्यू कर रहे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीशन की कगार पे है। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश भाई। सबसे पहले बताएं अपनी डिसेबिलिटी के बारे में, और थोड़ा बैकग्राउंड बताएं अपना, कहाँ से आप आते हैं और कैसे IIT तक का जो सफर है, जर्नी है, कैसी रही? श्योर। दानिश भाई, मेरा जन्म सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, आपने सुना होगा। तो सहारनपुर के अंदर एक छोटा सा टाउन है गंगू, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। अराउंड जब मैं 10 साल का था तो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि आपको RP है। एंड ठीक है, उस समय मतलब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, नॉर्मल स्कूलिंग मेरी चलती रही। लकीली जब मैं MTech के लिए GATE की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं उसमें क्वालिफाई हो गया, और मेरा MTech के लिए IIT दिल्ली में एडमिशन हो। तो मैंने BTech की है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और उसके बाद मैंने MTech की है ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में। एंड देन जब मैं MTech कर रहा था तो वहीं पे लाइक देयर वाज अ स्टोरी, मेरे एक डिस्कशन हो रहा था मेरे अपने MTech सुपरवाइजर के साथ। तो वहाँ पे हमने ये फिगर आउट किया कि मुझे लाइफ में आगे दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि मैं अपना विजन लूज कर रहा हूँ RP की वजह से। तो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट जिसने मुझे ट्रिगर किया कि ठीक है, लेट्स ट्राई टू डीप डाइव इनटू दिस प्रॉब्लम कि इक्वेशंस में कैसे पढ़ सकते हैं स्क्रीन रीडर के साथ, उसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं। एंड दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू कंटिन्यू PhD फ्रॉम IIT दिल्ली itself in the domain of equations accessibility. तो जब आपको RP के बारे में पता चला और आप हायर एजुकेशन में थे और सब्जेक्ट भी ऐसे लिए थे जिसपे एक्सेसिबिलिटी नाम मात्र थी, या है अभी भी, तो जब आपको दिक्कतें आनी शुरू हुई तो आपने यू फोकस्ड ऑन सॉल्यूशंस rather than problems, तो ये कितना बड़ा चैलेंज था? वर यू श्योर कि आई विल टैकल इट, मैं इसको कर लूंगा, जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्यों ना मैं ही इसका सॉल्यूशन निकालूं, जैसे लुई ब्रेल साहब ने किया था? और क्या आप सक्सेसफुल हुए हैं इसमें अभी तक?
सक्सेसफुल अभी पूरा तो नहीं कहूँगा मैं, अभी इसमें बहुत लंबी जर्नी बाकी है। बट हाँ, मतलब मेरा जो अपना एक रहा है कि मैं जिस चीज़ को मान लेता हूँ कि ठीक है मुझे करना है, तो फिर मैं पीछे मुड़ता नहीं हूँ, फिर मैं मतलब चलता रहता हूँ उस रास्ते पे। ठीक है, दिक्कतें आती है। और मेरे साथ लकीली पार्ट ये था कि जब 2021 तक, जब तक मतलब 2016 तक तो मैं आराम से बोर्ड पे भी देख पाता था, जब मैं अपनी एमटेक कंप्लीट कर चुका था, और आराम से मैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ पढ़ सकता था। और जब मैंने पीएचडी शुरू करी थी तो मुझे थोड़ा सा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह में दिक्कतें होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने फिर पूरा कंप्यूटर बेस्ड रीडिंग शुरू कर दी थी, जिसमें मैं अपना कंप्यूटर को डार्क मोड में रखता था, ब्लैक एंड वाइट में। एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आराम से पढ़ लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी। 2021 तक मोस्टली मेरा पीएचडी का भी जो रीडिंग का काम था वो हो चुका था। एंड देन क्योंकि मैं इसी डोमेन में काम कर रहा था, तो मुझे काफ़ी हद तक स्क्रीन रीडर्स कैसे काम करते हैं और इक्वेशंस पे ही काम कर रहा था, तो इक्वेशंस कैसे पढ़नी है, किस तरह के चैलेंजेस हैं, उनका काफ़ी हद तक मुझे अवेयरनेस थी। तो इसलिए मुझे ट्रांजिशन में कोई ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके काफ़ी चला। इसके अराउंड यदि मैं आपको एक स्टोरी बताऊं, तो जब मैंने 2014 में मेरा एमटेक में आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ था, तो वहाँ पे एक वेबिनार हो रहा था, जिसमें मतलब वेबिनार नहीं तो एक सेमिनार हो रहा था। तो सेमिनार में वहाँ पे स्मार्ट केन के बारे में बताया गया। तो उस समय तक मुझे नहीं पता था कि आईआईटी दिल्ली में एसिस्टेक लैब है और वहाँ पे स्मार्ट केन बनी है। तो मैंने, जब मुझे पता लगा कि स्मार्ट केन आईआईटी दिल्ली में ही बनी है, तो मैं एसिस्टेक लैब गया और वहाँ पे मैं पीयूष सर से मिला। पीयूष सर को जब मैंने अप्रोच किया कि पीयूष सर मुझे आरपी है और मुझे अभी तो खैर जरूरत नहीं है स्मार्ट केन की, बट अब मुझे फिर भी सिखा दो। तो उस समय 2014 में ही मैंने सर पीयूष सर से स्मार्ट केन की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं अपने आप से ऑलरेडी जैसे जैसे मुझे चीज़ें पता लगती रही, मैं टाइम से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता गया, कि जिससे जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं उस समय उन चीज़ों को सही से यूटिलाइज करूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी जहाँ जाता हूँ बात करता हूँ, कि जैसे एबीसी में अल्फाबेट्स में ए होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट, उससे शुरुआत होती है। उसी तरह डिसेबिलिटी में ए से शुरुआत होती है, एक्सेप्टेंस से। अगर जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी डिसेबिलिटी को, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा कॉप अप करने में फ्यूचर में। अगर आप इस ए को क्रॉस नहीं कर पाए, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी राइट, कर लो। राइट, तो यू डिड दैट। राइट। तो हाउ वाज योर जर्नी इन आईआईटी, पीएचडी जर्नी? आईटी में ठीक थी, मतलब लाइक ऑब्वियसली लाइक कॉलेज, जो पूरा इकोसिस्टम है, एजुकेशन इकोसिस्टम है, दैट वाज कंप्लीटली लाइक बहुत एक अलग ही इकोसिस्टम होता है जो आपके अलग कॉलेज में है। आज के टाइम में आपको टीचर्स तो फिर भी एक बार को आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स के कोर्सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, लेकिन जो मुझे सबसे मेन एडवांटेज दिखता है, जो आपको वहाँ इकोसिस्टम मिलता है, जिस तरह का आपके डिस्कशंस होते हैं, जिस तरह के आप लोगों के बीच में रहते हो, जो आप चीज़ें डिस्कस करते हो, किस तरह के आप टॉपिक्स पे काम करते हो, वो एक बहुत ही आपको एक अलग एक्सपोजर देता है और ब्रॉडनिंग देता है। लाइक मैंने जो चीज़ रियलाइज की थी कि लाइक कि हम अपने जनरली और कॉलेजेस में जो जिस तरह के हमारे बीटेक प्रोजेक्ट होते हैं, बीटेक का जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट रहता है, जिसको अराउंड 6 मंथ का टाइम दिया जाता है हमें वहाँ पे, उस तरह के असाइनमेंट्स होते थे हमारे आईआईटी दिल्ली में, और जिसके लिए हमें हार्डली 1 वीक का टाइम दिया जाता है। तो एक वो बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन होता है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो जब आप एक्चुअल में उस इकोसिस्टम में काम करते हो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। एक और बड़ी ट्रांजिशन हुई है जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, जो बड़ा अच्छा लगता है देख के। और जैसे आप सीईओ हैं सेरेलेक्स के, आज से 15 साल या 20 साल पीछे हम चले जाएं, हार्डली हमें कोई देखने को मिलता था आईआईटी में, और सुनने को मिलता था, हाँ यार ये विजुअली इम्पेयर्ड है जो सीईओ है अपनी कंपनी का, जिसने कंपनी रन की है। ट्रेडिशनली है ना, वी वर इनटू गवर्नमेंट जॉब्स ओनली एट दैट टाइम, वो भी रेयरली, बहुत कम मिलता है कोटा। आज भी हमारा जो है पूरी तरह नहीं भरा है। लेकिन ये आज तो देखने 5-7-10 लोग तो हर बैच में दिल्ली, जहाँ पूरे इंडिया में आईआईटी में मिल जाते हैं 10-20 लोग। तो ये बड़ा अच्छा फेस आया है हमारी कम्युनिटी के लिए। और होपफुली आप लोग जैसे जैसे एग्जांपल सेट कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में ये नंबर बढ़ते जाएंगे। तो उसमें भी जी, उसमें भी थी, मैं जस्ट ऐड करूँ ना, मतलब वो एक्सपोजर भी अगेन मुझे काफी हद तक आईआईटी ने ही दिया है। मतलब यदि आप मैं पूछोगे, भाई जस्ट मैं थोड़ा पीछे जाऊँ और अपना बताऊँ आपको, जब मुझे 2014, 15, 16 के का टाइम बताऊँ आपको, तो मेरे से कोई भी पूछता था कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, तो मैं हमेशा कहता था कि मुझे प्रोफेसर बनना, मुझे टीचिंग लाइन बस, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का कुछ भी नहीं पता। लकीली वहाँ से जो मुझे एक्सपोजर मिला, जो मेरा नेटवर्क बना, उसी ने मुझे वो एक्सपोजर दिया कि ठीक एंटरप्रेन्योर की कुछ चीज़ होती है और ये हम परस्यू कर सकते हैं, एंड इसको हमें करना चाहिए।
मेरा अगला सवाल यही था कि ये ज्यादातर लोग सेफ खेलना चाहते हैं प्रोफेसर। अब आप पीएचडी कर लिया आपने ऑलमोस्ट, तो आपके लिए जॉब ओपन है और रेप्यूटेड है, और एक ये जो प्रोफेसर की जॉब एक ऐसा है जिसको आप एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ा इजीली मैनेज कर सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ना है। तो ये जो एंटरप्रेन्योर का एक्सपोजर मिला, ये ट्रिगर पॉइंट क्या था? इसमें ट्रिगर पॉइंट यदि आपको बताऊं तो ठीक है, एक तो जो आज के टाइम में पूरे इंडिया में ही एक स्टार्टअप का बूम आ रहा है, जो काफी 2010 के बाद शुरू हुआ था। बट उसके अलावा 2017 के अराउंड हम लोगों का एक इनफॉर्मल ग्रुप बना था, जिसमें हम लोग अराउंड 10 विजुअली इम्पेयर्ड जो है उस समय, जो अभी भी मतलब स्टेम एजुकेशन में थे उस समय, जो या तो बीटेक कर रहे थे अलग अलग IITs NITs, या जैसे कार्तिक भी था उसमें, कार्तिक शाहपुर सुनील आप लोग जानते होंगे। तो वहां पे जब हम सब एक साथ, हम लोगों ने क्या किया था कि लाइक हम लोगों ने एक इनफॉर्मल ग्रुप बनाया था 2017 में, और हम लोग मंथली बेसिस पे एक बार मिलते थे कि लाइक यार ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम ऐसे से सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी और को प्रॉब्लम आ रही है तो देखो यार ये तरीका है जिससे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और इस ये ही तुम ट्राई करके देख सकते हो। और मेरा उस समय इंटरेस्ट इसलिए भी था क्योंकि मैं अपनी PhD के लिए समझना भी चाहता था कि अभी जो लोग स्टेम एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं वो लोग क्या दिक्कतें आ रही है, और मैं PhD में जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो इस तरह से हमारा एक वो इनफॉर्मल ग्रुप बना था। अराउंड हम लोग 2 साल तक हम उस एक इनफॉर्मल ग्रुप में रहे। उसके बाद हमने सोचा कि लाइक कि हम क्या कर सकते हैं, लाइक ठीक है हम आपस में एक दूसरे के साथ चीजें डिस्कस करते हैं, बट क्या हम साथ मिलके कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हम उस समय 4 लोगों के लिए वो फिजिबल हो रहा था बैंडविड्थ एंड एवरीथिंग के हिसाब से। तो हम 4 लोगों ने उस समय इनिशिएटिव लिया, एंड आप लोगों को पता होगा एक कंपनी रही है जो अभी भी चल रही है आइस्टेम के नाम से। तो हम 4 लोगों ने मिलकर वो आइस्टेम कंपनी शुरू करी, एंड अराउंड हम रहे हैं 3 साल तक हम लोगों ने साथ चलाई है। समहाउ फिर केमिस्ट्री मिसमैच हुआ, कुछ चीजें नहीं बन पाई आपस में, तो फिर मैं अलग हो गया, एंड देन जुलाई 2023 में मैंने सर अलग शुरू। बिल्कुल। स्टार्टअप्स की जब आपने बात की तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इंडिया में आज भी कितना भी बूम आ जाए स्टार्टअप्स का, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो नियरली 1% है। Right. और जो ब्लाइंड की अगर हम बात करें तो उसका कोई डेटा ही मौजूद नहीं है, और जो कि अराउंड अबाउट 0.01% होगा, क्योंकि जब इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं मेन स्ट्रीम में, तो ब्लाइंड में तो स्टार्टअप्स आ ही बहुत कम रहे हैं। तो डर नहीं लगता अपने फ्यूचर को लेके, जब ऑप्शन अवेलेबल है नहीं। हमेशा बैक टू प्रोफेसरशिप? वो तो मेरे पास हमेशा बैकअप है ना दानिश भाई। अभी मेरी एज है जब मैं रिस्क ले सकता हूँ। अभी यदि मैंने ये रिस्क नहीं लिया तो फिर मैं कभी बाद में शायद नहीं ले पाऊँ, और मेरे ख्याल से वो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है जहाँ पे मैं ले सकता हूँ। और ऐसा नहीं है लाइक जो मुझे इकोसिस्टम मिला है ना, कि जिस तरह के मैंने इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स, जिस तरह के मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने जहाँ से मैंने सीखा है कि स्टार्टअप को सक्सेसफुली चलाना कैसे चाहिए। क्योंकि एक मैं वो बताऊँ ना, एक मेरे मेंटर ने एक मुझे एक बहुत अच्छी लाइन कही थी जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, कि मोस्टली स्टार्टअप इसलिए फेल नहीं होते कि उनके पास काम नहीं होता। मोस्टली स्टार्टअप इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो इतना सारा काम ले लेते हैं एक साथ कि वो क्वालिटी डिलीवर ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा रीजन है। लोगों को लगता है कि उनके पास काम नहीं होता, काम होता है, बट मोस्टली स्टार्टअप यदि आप देखोगे तो वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनके पास इतना काम आ जाता है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, और क्वालिटी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर। बिल्कुल। अब आते हैं आपके कंपनी पे। ये सेरेलेक्स का मतलब क्या है भाई साहब? ओके, सरल एक्स एक्चुअली, सरल तो आपको पता ही होगा, हिंदी का वर्ड है विच इज इजी, है ना। एक्स उस समय हम लोग सोच रहे थे कि ठीक है एक्सेसिबिलिटी भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी हो सकता है, एक्स इज ए वेरिएबल यहाँ पे। ओके, तो मैं ये सोच रहा था कि ये कोई एब्रिविएशन बनाई है आपने। आई एम नहीं, श्योर वो नहीं, भी नहीं। होगी। नहीं वो नहीं है। अच्छा। तो यहाँ पे एक्स का मतलब, एक्स इज वेरिएबल, जो उसको आप चाहे एक्सपीरियंस की तरह ले लीजिए, कि हम ये कह रहे हैं कि हम आपका एक्सपीरियंस को इजी कर रहे हैं, या हम एक्सेसिबिलिटी को इजी कर रहे हैं। यहाँ पे पता लगता है ना ये बंदा IIT से है। तो हिंदी को आपने इंग्लिश में ऐसे कर दिया सरलेक्स, तो वो गूगल भी नहीं बता पा रहा कि ये है क्या। तो सरलेक्स में इसको जो एस्टेब्लिश करने का, तो आपने बताया कि एक्सेसिबिलिटी पे आपको काम करना है। बेसिकली क्या इश्यूज रहे जिसके बारे में आपने डीपली सोचा, और सेरेलेक्स क्या करती है?
सरलेक्स डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस की तरफ काम कर रही है। अभी हम प्राइमरीली एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, बट अल्टीमेटली सरलेक्स को मैं एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड कंपनी बनना चाहता हूँ। तो अभी यदि आप देखोगे तो हम लोग वही अराउंड द डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ट्रेनिंग देते हैं, हेल्प करते हैं कॉर्पोरेट्स को समझने में कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का रियल मतलब क्या है, और आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स में जो भी आप वेबसाइट है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, चाहे मल्टीमीडिया कंटेंट हो गया, मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, इवन आपका सोशल मीडिया कंटेंट है या ईमेल कम्युनिकेशन कंटेंट है, आपका किसी भी तरह का डिजिटल जो भी आप बना रहे हैं, आप उन सब चीज़ों में कैसे एक्सेसिबिलिटी अचीव कर सकते हो, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप अडॉप्ट कर सकते हो, जिससे कि जो भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे वो अपने आप में ही एक्सेसिबल, और यदि जो आप बना चुके हो ऑलरेडी उसको आप कैसे एक्सेसिबल बना सकते हो, उन सब चीज़ों की तरफ हम काम। तो उसमें ये ट्रेनिंग हो गया, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करना हो गया, उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प हो गई। तो ये सब अभी हम लोग, कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी हम लोग अराउंड 15 के आसपास लोग। काम मिल रहा है आपको? यस, अभी है काफी। वही वो जो आपने खुद ही बात कही कि बल्क में काम नहीं उठा रहे या कैसे? नहीं, बल्क में मैं मना कर देता हूँ। अभी मेरे पास लिटरली मैं आपको बताऊँ तो पिछले वीक मैंने और क्लाइंट्स लेने से मना कर दिया है, टू बी ऑनेस्ट। काफ़ी सारा काम आ गया था एक साथ, क्योंकि आपको पता ही है अभी जुलाई में जो रेगुलेशन आया था, जो लीगल केस हुआ था अराउंड 68 प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट, और उसमें डजन्स ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी है, तो उसकी वजह से एकदम एक बहुत बड़ा बूम आया है इस स्पेस में। इसकी वजह से काफ़ी कंपनीज इस समय डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सर्विसेज के लिए देख रही है। तो एक साथ बहुत सारा काम आ गया था, तो फिर अभी लास्ट में मैंने को मतलब आगे मैंने मना करना शुरू कर दिया कि यार अभी और नहीं हो पाएगा, अभी जितना मैंने ले लिया उतना मुझे करना है। अच्छा ये बताओ, इस पे मैं 2 सवाल जानना चाहता हूँ, अब थोड़ी सी ऑनेस्ट डिस्कशन करते हैं। तो अभी तक भी ऑनेस्ट ही थी, नहीं तो लोग मुझे बोलेंगे तो पीछे क्या कर रहे थे आप लोग। लेकिन अब थोड़ा सा कम्युनिटी एंगल आ गया है और थोड़ा एक्सेसिबिलिटी एंगल आ गया। तो ये बताओ कि ये तो केस आया है ना, वो तो हमें पता है केस आया, और उसके बाद सबको सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करनी होती है। जब आप कंपनी से बात करते हो एक्सेसिबिलिटी को लेके, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को, माइंडसेट क्या है उनका? क्या वो उसमें एक्चुअल में चाहते हैं कि ये एक्सेसिबल बने, या क्योंकि एक डंडा आया है उसको उन्होंने पार करना है? नहीं दानिश भाई, मैं लकीली ये कहूँगा कि जितने भी कंपनीज के साथ में काम कर रहा हूँ वो सब चाहती हैं रियली में पूरा एक्सेसिबल बने। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है कि स्पेशली जब कंपनी बड़ी हो जाती है ना, तो आपको डिफरेंट टीम को अलाइन करना पड़ता है, ठीक है ना, कि उसको जो भी उनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज चल रही हैं उन सब में से बैंडविड्थ आपको निकालनी पड़ेगी एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो वहाँ पे कई बार थोड़े से इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं। बट लकीली मैं ये कहूँगा कि जितने भी कंपनीज के साथ अभी तक मैंने काम करा है या कर रहा हूँ, वो सब एक्चुअल में एक्सेसिबिलिटी इंप्लीमेंट करना चाहती हैं, जैसे वो लीगल टिक मार्क के लिए नहीं करते। और आज से जो ऐसे बोले मतलब जो लीगल टिक मार्क के लिए करना चाहते हैं उनको मैं जनरली मैं सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, मैं मना कर देता हूँ कि नहीं, मैं नहीं करता। आज से 10 साल पहले लोगों को एक्सेसिबिलिटी का नहीं पता था, जो इंडियन कंपनीज थी उनको भी रेयरली पता था। क्या वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आज की डेट में? अभी मैं कहूँगा बहुत इनिशियल स्टेज, अभी भी इनिशियल स्टेज, लोगों को बहुत इनिशियल स्टेज है। अभी भी जब भी मैं जाके कंपनी से बात करता हूँ, लोग को ज्यादातर को यदि मैं एक सिंपल 2-3 क्वेश्चन से मैं जनरली शुरुआत करता हूँ कि आपको पता है कि एक ब्लाइंड पर्सन कैसे मोबाइल फोन को ऑपरेट कर सकता है, या आपको पता है कि कोई डेफ पर्सन है जो एक वीडियो कंटेंट देख रहा है जिसमें ऑडियो भी है, उसको वो कैसे एंजॉय कर पाएगा, या कोई एक पर्सन है जिसके हाथ ही नहीं है वो कैसे कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। तो मोस्टली लोगों के पास इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं। अभी आप अपने दोनों क्वेश्चंस को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हो। मेरा पहला सवाल था कि क्या कंपनीज ओपन है सिर्फ डंडे के लिए कर रहे हैं, आपने कहा कि नहीं, वो सीरियस अप्रोच है। दूसरी तरफ आप दूसरे प्रश्न में कह रहे हो कि उनको अभी भी जो इनिशियल स्टेज पे है उनकी अंडरस्टैंडिंग, जब उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर वो सिंसियर कैसे हैं? वो सिंसियर इसलिए है क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमने उनसे बात की और उन्हें समझाया, तो जिन लोगों ने हमारे साथ काम करना शुरू किया है वो एक्चुअल में उसको इम्प्लीमेंट कर, जस्ट उसको लीगल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए नहीं कर। जब आप टेंडर लेते हो तो ये 4-5 साल का एमओयू होता है या साल बाय साल होता है? अलग अलग कंपनीज के साथ अलग अलग है। कुछ के साथ है कि ठीक है आप एक बार अभी करके दे दीजिए, फिर हम जो इम्प्लीमेंट कर लेंगे तब आप हमें रीटेस्ट कर देना। कुछ के साथ है कि हमने जैसे 2 साल के लिए कर लिया कि आप काम पूरा कराएंगे, उसमें फिर हम आपको नेक्स्ट कंटिन्यूस 2 साल तक के लिए हम आपकी एक्सेसिबिलिटी में जितने भी आप चेंजेस करोगे
अपने ऐप में, वेबसाइट में उनके साथ जो भी एक्सेसिबिलिटी हम आपको उस समय चेक करके देंगे कि लाइक कि आपकी कुछ ब्रेक नहीं। तो सबके साथ अलग अलग टास्क है। एक्सेसिबिलिटी में जब भी मैं शो करता हूँ तो सवाल तो वही रहते हैं, क्योंकि सोल्यूशन अभी तक वो आया नहीं है। तो एक बहुत घिसा पिटा सवाल मेरा है जो मैं सबसे पूछता हूँ, तो आपसे भी पूछता हूँ कि ये बताएं कि आपने एक टीम से एमओयू किया, आपने एक्सेसिबिलिटी के बारे में उनको ट्रेनिंग दी, अब उनकी नेक्स्ट अपडेट आनी है और जिसको आपने ट्रेनिंग दी वो यहाँ से मूव कर गया किसी और कंपनी में, अब फिर से वो जीरो हो गया काम, तो उसका हाँ पहले कंप्लीट कीजिए, सॉरी। बोलिए। तो उस सिनेरियो में क्या राइट उसका एक्चुअली देखिए दानिश भाई, उसका जब तक मैं अपने आप में एक और बिलीव मानता हूँ, जब तक ये पूरा ओवरऑल कंपनी लेवल पे, लीडरशिप लेवल पे जब तक ये सेंसिटाइजेशन नहीं आएगी कि डिजिटल एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है और क्यों जरूरी है, प्लस कोई भी बिजनेस में यदि आपको कोई भी चीज करानी है ना, तो एक आपको बहुत ही पॉजिटिवली आरओआई पे भी आपको फोकस करना है। आरओआई का मतलब है यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्ट। ठीक है, आप भी जैसे कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि यदि मैं किसी चीज के लिए 10 रुपए दे रहा हूँ तो मुझे उतनी वैल्यू सामने वाले से मिल रही है कि नहीं। ठीक है, आप सिर्फ एम्पैथी के लिए या फिर जस्ट एक लीगल टिक मार्क के लिए एक बार कर दोगे, लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपर एक आरओआई के साथ प्रूव नहीं करोगे ना, तब तक वो एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं बने, जिसकी तरफ हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी यूके और यूएस में एक्सेंचर ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी इसी साल, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि जो यूएस की कंपनीज और यूके की कंपनीज जो रियली में एक्सेसिबिलिटी फोकस कर रही है, उन्होंने सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखा है अपने रेवेन्यू में, अपने ग्रोथ में, नेट प्रॉफिट। लेकिन अभी इंडिया उसमें नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी प्रॉपर उस तरह की केस स्टडीज है। जब तक वो प्रॉपर केस स्टडीज डेवलप नहीं हो, तब तक वो एक लाइक प्रॉपर मोटिवेशन नहीं होगा कि ठीक है हमें ये सब चीजें करनी है, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये एक हमारी सिग्निफिकेंट मार्केट है जिससे हमें रियली में, जो हम यदि 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-11 रुपए तो हमें रिटर्न मिले। ऐसा नहीं होगा कि 10 रुपए हमने इन्वेस्ट किया और हमें 1-2 रुपए। एक्चुअली हम खड़े कहाँ पे हैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी में, आज की डेट में हम खड़े कहाँ पे हैं? मतलब इसको मैं कैसे आंसर करूँगा? मतलब ईमानदारी से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी आज कितनी इम्प्रूव हुई है, किस स्टेज पर हम खड़े हैं? यदि स्टैट्स के अकॉर्डिंग में बात करूँ तो आपको पता ही होगा कि एक वेबएम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पे हर साल एक रिसर्च पब्लिश करती है। वो लोग क्या करते हैं, उनका जो वेव करके टूल है उसके थ्रू कंपेयर करते हैं टॉप 1 मिलियन पेजेस को, और उनके भी सिर्फ होम पेजेस को। एज पर दैट रिपोर्ट, ग्लोबली हार्डली 4% ऑफ द होम पेजेस आर एक्सेसिबल, राइट? और वो भी सिर्फ ऑटोमेशन टूल के अकॉर्डिंग। ऑटोमेशन टूल हार्डली 30-40% ऑफ द टेस्ट केसेस चेक कर सकता है, सारे टेस्ट केसेस वो चेक भी नहीं कर सकता। उसके बावजूद सिर्फ 4% ग्लोबली जो टॉप 1 मिलियन डोमेन्स है जो विजिट के अकॉर्डिंग जो लोग फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं। इंडिया में क्या स्टेटस है? इंडिया का एक्चुअली एज सच कोई बहुत ही प्रूवन केस स्टडीज टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज नहीं। अब हमने ये देखा है कि क्योंकि ये एक जो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की फील्ड है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी लाई है। अभी हाल ही में हम आएंगे थोड़ा मूवीज वाले के ऊपर, अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है तो वहाँ भी एवेन्यू खुल गए हैं, ऑडिट के एवेन्यू खुल गए हैं, और ये डिजिटल का भी खुल गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कंपनीज के लिए भी बहुत बेनिफिट है, अगर करेंगे उनको भी कस्टमर मिलेंगे, और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इस टाइम पे हम देखते हैं हर चौथा आदमी अपने आप को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी टेस्टर बताता है। कोई गूगल का कोई कोर्स कर लेता है, कोई यूट्यूब से 1 महीने का कर लेता है, कोई 2 वेबिनार लगा के कह देता है ना? तो इससे होता क्या है, वो रिजल्ट जो हम देख रहे होते हैं वो मिलते नहीं है, क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती सबको, है ना, हर सब्जेक्ट की। तो अब इस सिनेरियो में अगर किसी को डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के लिए जाना है, वो कैसे इंश्योर करे कि क्या पैमाने उसको देखने चाहिए उस इंडिविजुअल या कंपनी में, ताकि उसको भी रियल सेंस में मदद मिले और वो बाकी चीज प्रोडक्ट भी एक्सेसिबल हो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए। क्योंकि ये जो सिनेरियो है, हमने इसका देखा, ये जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में जब ये खुला तो उसमें भी सेम हुआ, बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन जिन चीजों के ऑडिट हुए और जिन चीजों को एक्सेसिबल किया, एट द एंड ऑफ द डे वो एक्सेसिबल नहीं निकले। कंपनी ने तो करा लिया या गवर्नमेंट ने तो करा लिया,
लेकिन उनकी जितनी समझ थी उन्होंने थोड़ा बहुता किया और वो हो गया, लेकिन वो आज की फिर वहीं के वहीं है, तो रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला। उस सिनेरियो में ये कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट अ राइट पर्सन कि जिसको इसकी डीपली समझ हो और वाकई वो चीजों को एक्सेसिबल करे। क्या ये चैलेंज है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। चैलेंज है, नो डाउट। इसमें देखो दो चीजें हैं। एक तो है कि हम कैसे सामने वाले को आइडेंटिफाई करें कि उसको रियली में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की नॉलेज है, एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा जो चैलेंज इसमें कई बार आता है वो यही है कि लाइक कि ठीक है, आपको नॉलेज थी, आपने अच्छे से ऑडिट करके दिया, बट सामने वाले ने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं, वो एक अपने आप में दूसरी चीज है, ठीक है ना। इवन मतलब जो सर्टिफिकेशन दे रही है, चाहे वो कोई भी बॉडी है, अब सामने वाले ने कुछ भी हैकी वे कर दिया इम्प्लीमेंट, और उसकी बेसिस पे सर्टिफिकेशन एजेंसी ने दे दिया कि हाँ ठीक है ये इतने % एक्सेसिबल। इसमें मतलब मल्टीपल लेयर्स, खाली हम ये नहीं कह सकते कि जिसने डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किया था उसी की गलती, इसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। अब ये कहाँ पे हर हर लेयर को हमें सही से करना हो, इम्प्लीमेंटेशन सही से होना चाहिए, उसके बाद जो सर्टिफाई कर रही है कि हाँ ये रियली में इतने % अब एक्सेसिबल होगी है, वो भी सही मायने में एक उसको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रियली में मैं जो सर्टिफाई कर रहा हूँ कि हाँ ये इतने % एक्सेसिबल है, ये रियली में उतने % एक्सेसिबल। अब बात रही है में जो आपका पहला क्वेश्चन था कि लाइक हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसको सही में नॉलेज, तो उसके लिए कुछ इंटरनेशनली कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हैं। जैसे आपने भी IAP का नाम सुना होगा, तो IAP करके है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एक्सेसिबिलिटी प्रोफेशनल्स, वो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन देता है, जिसके थ्रू आप अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं कि आपको एक्सेसिबिलिटी की रियली में नॉलेज है। उसके अलावा DHS का है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, जो US गवर्नमेंट का है। इसी तरह अलग अलग कंट्रीज के हैं, कनाडा का अलग है, आपको यूरोप का अलग बन जाएगा। तो इस तरह के जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं, वो एक थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी ऐड करते हैं। बाकी आप थोड़ा सा उनकी पास्ट हिस्ट्री कि उन्होंने पास्ट में किस तरह के काम किया है, किस बेसिस पे वो कह रहे हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो उन बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि हाँ रियली में पर्सन रियली में डिजिटल एक्सेसिबिलिटी की नॉलेज रखता है या नहीं। फ्यूचर क्या है एक्सेसिबिलिटी को लेके? आर वी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अब तो शुरू हो गया तो अच्छा ही होगा, अब यहाँ से आगे ही जाना है, अब यहाँ से वापस तो नहीं आना? और सेरेलैक्स का अपना क्या मोटिव है, क्या विजन है और क्या गोल है? मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन इसमें हमें जो एक इनोवेशन करने की जरूरत है। खाली हम ये कह के कि हम एज ए डिजिटल एक्सेसिबिलिटी सर्विस ऑडिट करके इस चीज़ों को रिवोल्यूशनाइज कर देंगे, वो आई एम नॉट श्योर कितना सस्टेनेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव ROI लाना, आई एम नॉट स्टिल कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। बट यदि हम इस फील्ड में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लेके एक अच्छे प्रोडक्ट इनोवेशन कर सकते, जिसका हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, अभी मेरे पास कोई कंक्रीट नहीं है तो मैं अभी इसको कुछ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन प्रोडक्ट्स पे यदि हम एक अच्छे बहुत अच्छा कुछ इनोवेशंस कर लेते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जहाँ से एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ROI दिखा सके, और एक इसको एक बहुत ही इजी जर्नी बना सके। लाइक अभी यदि आपको इम्प्लीमेंटेशन जर्नी बताऊँ तो बहुत लंबी जाती है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि जस्ट आपको 2 दिन का काम है या 1 हफ्ते का काम है, आपने करके उसको एक्सेसिबल बना। एक जो लार्ज साइज कंपनीज हैं उन्हें 1-1 साल तक लग सकता है यदि अपने ऐप को पूरा अच्छे से एक्सेसिबल बना। इतने लंबे टाइम के लिए चीज़ों को अलाइन करना, बैंडविड्थ निकालना, वो एक बहुत बड़ा टफ टास्क हो जाता है कंसीडरिंग अदर प्रायोरिटीज। लेकिन यदि हम प्रोडक्ट इनोवेशंस को कैसे कर सकें जिसके थ्रू ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे में किया जा सकता है, तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। और जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस अभी आ रही है, एडवांसमेंट हो रही है, चाहे वो आप AI में हो गया, वो चीज़ें एक पोटेंशियल दिखा रही है कि फ्यूचर में ये रिवोल्यूशनाइज होगा और ये चीज़ें बहुत आसान होगी। अगर लिसनर्स के लिए मैं जानना चाहूँ, हाउ कैन यू कोरिलेट AI एंड एक्सेसिबिलिटी? AI एंड एक्सेसिबिलिटी, देखो अभी आपको इसमें मतलब अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल ही ले लो कि जब ऑल टेक्स्ट का ही है, ठीक है ना। एक तो था कि लाइक बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कि मैं जाऊँ जिसमें हम लोग इमेज में बिल्कुल आप लोग में से OCR तो आप लोग जानते ही हैं, उसके अलावा कंप्यूटर विजन की डिफरेंट टेक्निक्स लगाते थे और अलग अलग तरीके से चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते थे कि अच्छा ये एक एलिमेंट है, ये इसके रिलेटिवली ऐसे रखा है, उसके बेसिस पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे और अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे ऑल टेक्स्ट जनरेट करने की कोशिश की जाती थी। इन कंपैरिजन टू दैट जो आज के टाइम में AI है जो उसको बहुत इजीली समझ सकती है
पूरे इमेज को अंडरस्टैंड कर सकती है और उसके बेसिस पे मच बेटर आपको ऑल्ट टेक्स्ट दे पा रही। तो इस तरह के जब एडवांसमेंट हो रहे हैं तो एआई आपका इसी तरह वेब पेज को भी, वेब पेज में कहाँ कमियां हैं, ऐप में कहाँ कमियां हैं, उन चीज़ों को बेटर एनालाइज कर पाएगी और बेटर आपको सोल्यूशन दे। अब आते हैं एक और एक्सेसिबिलिटी के पार्ट पे। पहले तो मुबारकबाद आपको, आप नेशनल कमेटी में मेंबर बने हैं फीचर फिल्म की धन्यवाद। एक्सेसिबिलिटी को मॉनिटर करने के लिए। तो क्या लगता है आपको, ये भी कोर्ट के केस के बाद ही हुआ है? अब एक डंडा मूवीज वालों के भी पड़ा है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है रो रहे हैं वो बेचारे, तो कि ये आपने क्यों कर दिया, इससे मूवी लीक हो सकती है, ब्ला 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 ब्ला। तो देखो, अब जिसको गवर्नमेंट ने, रोना है, हाँ मैं उस पे आ रहा हूँ, मेरा सवाल लेकिन कमेटी को लेके है। कमेटियां आती हैं, बनती हैं, कब आती हैं कब जाती हैं पता ही नहीं लगता। इससे पहले भी हमने बहुत सारी कमेटियां देखी हैं, कुछ कमेटियों से कुछ निकल के भी आता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रहता है, लेकिन ज्यादातर डिसेबिलिटी जो एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग ही नहीं होती सालों साल, वो जो सेंटर जो स्टेट ने करनी होती है। आम लोगों के पर्सपेक्टिव से आप इसको कैसे देखते हैं कि ये कितना, क्योंकि गवर्नमेंट में बाउंडेशन है, आपको बेशक मेंबर बना दिया है या मुझे बना दिया है या किसी को बना दिया है, अब जब वो मीटिंग रखेंगे आप तो तभी जा सकते हो, जिसमें वो जो डिस्कस होगा वही आपकी लिमिटेड वो चीजें हैं जो आप कर सकते हो, आपको तो अपने आउटपुट देने हैं, इनपुट देने हैं। तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है ये चीजें, कमेटी का बनना और इसको देखना। तो क्या कुछ कोई मीटिंग का कोई शेड्यूल है आपके पास, क्या आप लोगों को कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। धनवीर, जितना आपको एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट का फिर उतना मुझे नहीं है। तो गवर्नमेंट में कैसी चीज़ें होती है वो मेरे लिए अभी नई पूरी कम्प्लीटली एक नई लर्निंग। मेरे लिए सरप्राइज भी था कि मैं इस कमेटी में मेंबर अपॉइंट किया गया। तो अभी मुझे नहीं पता कि किस तरह से चीज़ें वर्कआउट होती है गवर्नमेंट में, कितना मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बट जितना मैंने अभी तक देखा है, मिनिस्ट्री और सीबीएफसी दोनों बिल्कुल क्लियर है कि ये हो सकता है और ये करना है। यदि मैं कमेटी में किसी का नाम नहीं ले सकता, यदि कोई फालतू में आके रोता भी है ना, तो मैं साफ बता रहा हूँ, मिनिस्ट्री और सीबीएफसी की वजह से साफ जाता है, मिनिस्ट्री और सीबीएफसी की तरफ से साफ रिप्लाई जाता है कि वी डोंट हैव एनी चॉइस, वी हैव टू डू। हाँ, अभी जो सेंट्रल बोर्ड है काफी एक्टिव हुआ है, काफी वर्कशॉप्स भी हुई हैं एक्सेसिबिलिटी को लेके, Right. धड़ाधड़ चीजें हो रही हैं। तो लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आपको लिया है कि जिसको एक्सेसिबिलिटी की नॉलेज है, जो एक ऑनेस्ट इनपुट दे सकता है, जिसका प्रोफेशन ही ये है, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बंसल साहब से? बिल्कुल, आप अपनी जितने भी चीजें आप मुझे बताओगे और जितना भी आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे, जितना भी मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं करूँगा। यदि मतलब मैं आपको बताऊं तो अभी एक मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है हमारी, और उसमें कुछ मैंने सजेशंस रखे भी हैं। आई एम नॉट श्योर मैं पब्लिकली बोल सकता हूँ या नहीं, क्योंकि वो मिनट्स पब्लिकली है या नहीं, बट मैं सिर्फ रहने इतना देते कह हैं सकता हूँ अभी, हाँ अभी रहने देते हाँ, हैं। है ना, मैं अभी सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो मैंने सजेशंस रखे थे उनमें से कुछ इनकॉर्पोरेट किए भी गए। मिनट्स में वो प्रॉपर लिख के आए हैं कि ये सजेशंस आए हैं और इन पे हमें कर। ये बहुत अच्छा है, और जैसे ही हमने ये पढ़ा मैं बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी कमेटी बने उसमें प्रोफेशनल्स आए, ताकि उसका कुछ निकल के आए कुछ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल लोगों को ले लेते हैं, सरकारों के भी अपनी कंपल्शंस होती हैं, तो वो उससे निकल के नहीं आता। लेकिन जब हमने पढ़ा आपके बारे में तो खुशी हुई कि चलो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि आपने Thank you, प्रोफेशनल को ली है। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है कि जब आते हैं, जैसे अमर बहुत सारे में जाता है, तो हमें एक विश्वास है कि अमर है, राहुल है, कि जो निपुण जी हैं कई कमेटीज में होते हैं, तो ठीक है, ये इनको नॉलेज है, ये करेंगे कुछ। कई बार लेकिन जब पॉलिटिकल लोग आते हैं हमें पता होता है चलो ये तो गई, है ना। बाकी तो रही तक जहां तक बात की, अभी आप डिस्क्लोज करें ना करें वो मैं कैसे भी निकाल तो लूंगा ही, तो मैं लिसनर्स के साथ, हाँ, तो वो मिनट्स आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आए तो फिर हम अपने सोर्सेज से निकलवाएंगे, तो लोगों तक हम जानकारी पहुंचा देंगे हुआ क्या है। अच्छा, उस कंपटीशन के बारे में भी बताएं, जो आरबीआई की इनोवेशन हब दोबारा हुआ, तो वो बड़ा एक्साइटिंग था। तो क्या कंपटीशन था, और आप विनर भी रहे, तो क्या आपने वहां पे परफॉर्म किया, तो वो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएं। श्योर। सो इस साल की शुरुआत में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो एक आरबीआई की सब्सिडरी है, एचडीएफसी बैंक और असिस्टेक फाउंडेशन जो एक नॉन प्रॉफिट है, बैंक ऑफ वेस्ट,
सो इन तीनों ने मिलके एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था नेशनल लेवल पे टू सीक द स्टार्टअप वो वर्किंग जो जो हेल्प कर सकते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे बढ़ा सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें लकीली हम लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, जिसमें हमें RBIH के साथ काम करने को भी मिल रहा है। हम RBIH के साथ भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं सब एंड देख रहे हैं कि हम कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन इकोसिस्टम हम बढ़ा सकते हैं। उसमें मतलब कुछ हैं जो हम एक तो हमने प्रोडक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं जो हमने वहाँ प्रपोज किए थे। अगेन थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा मुझे, बट आई वुड से कि चीज़ें चल रही हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन अब भी हमें उसमें काफ़ी सपोर्ट कर रहा है एंड ये एक कंपटीशन आप लोगों ने काफ़ी शायद सुना होगा, एक HDFC परिवर्तन ग्रांट स्कीम करके एक HDFC बैंक की ग्रांट स्कीम है, उसके अंदर ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। मजा आया आपको? हाँ बिल्कुल। अब फिर से मैं लौट के आ जाता हूँ बिगिनिंग में। अब हमारे पास समय भी कम है क्योंकि आपको भी और मीटिंग्स के लिए जाना है। जो आपकी PhD का थीम था, Right. तो जो एक्सेसिबल मैथमेटिक इक्वेशंस पे, तो उस दिशा में हम अब कहाँ खड़े हैं? क्या कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है और कब तक ये बहुत एक्सेसिबल हो जाएगा तो बिना डरे बिना पूछे जो हमारे स्टूडेंट्स है दे विल गो एंड ऑप्ट? दानिश भाई, मैं ये कहूँगा कि जो अभी भी कम्युनिटी में गैप है ना कि एक ब्लाइंड पर्सन इस टाइम एजुकेशन को परसीव नहीं कर सकता, वो ट्रू नहीं। कुछ चैलेंजेस हैं अभी भी, कम्प्लीटली जो स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए उस लेवल पे पहुंचने में टाइम लगेगा, बट उस तरह का नहीं है कि आप परसीव नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे आप कोई नया डिवाइस खरीदते हैं और आपको कुछ दिन लगते हैं उसके साथ यूज टू। अब चाहे कोई नया लैपटॉप लें तो उसके थोड़े से कीज इधर उधर हैं तो आपको थोड़ा हैंडसेट होने में टाइम लगेगा कि आपको कहाँ पे एरो कीज है, कहाँ पे आपके एंटर है। उसी तरह आपको जब इक्वेशंस को आप पढ़ोगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अडाप्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, आप सीख जाओगे। जो स्पेसिफिकली जिन प्रॉब्लम्स में मैं काम कर रहा था, अगेन वो थोड़ा सा टाइम लेंगी, क्योंकि एक रिसर्च में काम होना और एक एक्चुअल में प्रोडक्ट बन के इम्प्लीमेंट होना, वो दोनों बहुत चीजें डिफरेंट होती है। R&D होना और एक एक्चुअल प्रोडक्ट बना। तो मैं आपको फिर भी समझाता हूँ कि मैं करने की कोशिश क्या कर रहा था। हाँ, एक आधी एग्जांपल दे जैसे हाँ, आप काम कर रहे हाँ, हैं। और हाँ। तो जैसे कहीं पे लिखा है A के सुपरस्क्रिप्ट में T लिखा है, तो अब यदि सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि ये A ट्रांसपोज है कि A⁻T है, तो एक यूजर मतलब वो स्क्रीन रीडर उसको हमेशा A सुपरस्क्रिप्ट T ही बोले। वो ना तो उसको A⁻T बोल पाएगा, ना ही वो उसको A ट्रांसपोज बोल पाएगा। ये डिफरेंट तरीका है, मतलब बेस्ड ऑन आप किस तरह का कंटेंट आप पढ़ रहे हो उसके बेसिस पे। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपका उसका जो स्पीच है वो चेंज हो जाती है। इट्स नॉट लाइक कि आपको लाइक बोलना है अनाउंस, तो वो हमेशा अनाउंस ही बोला जाएगा। अनाउंस जैसे आपने यदि देखो बैंक है, तो बैंक भले ही उसका कंटेक्स्ट के हिसाब से वो चेंज हो जाता है कि वो रिवर बैंक है या फाइनेंशियल बैंक है, बट वो बोला बैंक ही जाता है। बट मैथ के केस में ऐसा नहीं होता है। मैथ के केस में आपका पूरा चेंज हो सकता है कि लाइक कि डिपेंडिंग ऑन द सराउंडिंग टेक्स्ट वो A ट्रांसपोज बोलना है कि A⁻T बोलना है। तो मेरा वन ऑफ द प्रॉब्लम जिसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था वो यही था कि लाइक कि हम सराउंडिंग टेक्स्ट से ये कैसे पता लगाएं कि यहाँ पे A का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम स्पीच को कैसे अडाप्ट करें, जिससे वो यदि यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में A ट्रांसपोज बोलना चाहिए तो वो A ट्रांसपोज ही बोले। अदरवाइज क्या होता है, जब वो A सुपरस्क्रिप्ट T बोलता है तो हमारी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, जिसकी वजह से हमें एक डिस्टर्बेंस आता है। तो एक वो प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था कि अब आप एक इक्वेशन पढ़ रहे हो, वो आपके लिए हो सकता है कॉम्प्लेक्स ना हो, बट एक यदि मैं वही सेम इक्वेशन एक 8th क्लास के बच्चे को दूंगा तो मे बी वो उस बच्चे के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना? जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला है, वो आप पढ़ोगे तो शायद आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ रखा है, आपसे बहुत अच्छे से फेमिलियर। लेकिन यदि 8th क्लास का बच्चा है तो उसके लिए वो नया फॉर्मूला है, वो एक बार में एकदम सुन के नहीं समझ पाएगा कि ये मेरे लिए फॉर्मूला है क्या। तो हम पहले ये समझना चाह रहे थे कि हम एक इक्वेशन के बेसिस पे हम ये समझ सकते हैं क्या कि ये किस पर्सन के लिए कॉम्प्लेक्स होने वाली है और किस पर्सन के लिए कॉम्प्लेक्स नहीं होने वाली। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, चाहे वो आपका एज एक पैरामीटर हो गया, आपने पास्ट में किस तरह की आपकी एजुकेशन रही है वो कुछ पैरामीटर्स हो गए। तो इस तरह की जो मल्टीपल पैरामीटर्स हैं
उनके बेसिस पे कैन वी अंडरस्टैंड ओके ये इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होगी आपके लिए, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यदि बताऊं तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2। अब जिन लोगों को ये फॉर्मूला पता है उन लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गया होगा कि न्यूमरेटर में क्या है और डिनोमिनेटर में। लेकिन जिस इंसान ने ये फॉर्मूला पहली बार पढ़ा है वो भी कंफ्यूज होगा कि ठीक है डिनोमिनेटर में 2a है, लेकिन न्यूमरेटर में जो मैंने पूरा बोला था माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा न्यूमरेटर में है कि सिर्फ 4ac के डिनोमिनेटर में 2a है या किस चीज के डिनोमिनेटर में 2। तो यदि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं और इसको कहूं x इज इक्वल्स टू u बाय v, वेयर u इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac एंड v इज इक्वल्स टू 2a, तो आपकी वो एम्बिग्यूटी जो थी वो आपकी एलिमिनेट हो जाती। जी ठीक है ना। तो बिल्कुल। ये सब चीजें लेकिन ये आपको ये किस तरह से बताना है। अब आपको यदि आपके लिए फॉर्मूला सिंपल था और मैं आपको इस तरह बताने लग जाऊं कि x इज इक्वल्स टू u बाय v वेयर u इज इक्वल्स टू दिस v इज इक्वल्स टू दिस, तो आपके लिए वो फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा। लेकिन यदि यही चीज मैं एक 8th क्लास के बच्चे को बताऊंगा तो उसके लिए बहुत आसान। बिल्कुल। तो बंसल साहब, क्या मैसेज रहेगा हमारी कम्युनिटी के लिए? शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए, और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं हमारे लिसनर्स के साथ। Danish bhai, thank you first of all for giving me this opportunity and for the wishes. कम्युनिटी के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग कंसिस्टेंटली परस्यू करिए। ठीक है, चैलेंजेस आते हैं, हर एक इंसान की लाइफ में आते हैं, चाहे कुछ भी किसी तरह के चेंजेस होते हैं। आप जैसे एक घर से दूसरे घर में जाओगे, वहाँ पे भी आपको थोड़े दिन एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो कोई भी जर्नी स्मूथ नहीं होती है, हर्डल्स आती है। आप सबसे पहले, जैसे दानिश भाई ने कहा था कि सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आपको डिसेबिलिटी है, और आप यदि टाइम से अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर लें, क्योंकि जैसे मैंने किया था, मुझे जब स्मार्ट किन की जरूरत भी नहीं थी, मैंने तभी स्मार्ट किन चलानी सीखी कि स्मार्ट किन के साथ कैसे मुझे चलना है। तो आप अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको कभी भी जब एक्चुअल में उसकी नीड होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप ये मत समझो कि ये आपको डिसेबिलिटी की याद दिलाएगी, आप ये समझो कि ये आपको एक एडिशनल स्किल दे रही है। मैं अभी भी बहुत लोगों को कहता हूँ कि यार, आप लोगों को यदि सनलाइट में बैठ के आपको लैपटॉप पे काम करना है तो आपको दिक्कत आएगी, बट मुझे आप यदि स्क्रीन रीडर सीख लोगे तो आपको सनलाइट में भी बैठ के काम करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप स्क्रीन पे यदि नहीं भी देख पा रहे तेज ब्राइट लाइट होने की वजह से, तो आप सुन के वो काम कर पाओ। ठीक है, तो इसको एक आप एडिशनल स्किल्स की तरह लो, ये एक आपकी एडिशनल स्किल्स है जिसको आप सीख रहे हो। आपको एक्चुअल में जब जरूरत पड़े तो आप उसको उस तरह से यूटिलाइज कर पाओगे, आपको नहीं जरूरत पड़े तो उससे अच्छा कोई बात ही नहीं है यदि आपको उस चीजों की जरूरत है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच बंसल साहब, हमसे जुड़ने के लिए और बहुत सारी इंसाइट्स देने के लिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर प्रोजेक्ट्स, और खास तौर पे जो मूवीज वाला है उस कमेटी में क्या निकल के आता है और कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है। तो सेरेलेक्स, वी आर वेरी श्योर कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे और आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सेसिबल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश भाई। तो लिसनर्स, आज बात की हमने सेरेलेक्स के फाउंडर और सीईओ आकाशदीप बंसल साहब से, जिन्होंने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में। उम्मीद है कि शो आपको अच्छा लगेगा, लोगों तक पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, और आपका अगर कोई भी फीडबैक है तो कमेंट करके हमें बताएं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। हाय, मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं एक महिला हूँ, मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना? कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर।
मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? Hi, this is Shruti Seth, and you're listening to Radio Udan, A Flight of Life.